हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और यहाँ हम कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को बाय सतीश चंद्रा जी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का एक्सटिंक्शन ऑफ अहमदनगर एंड एक्सटेप्शंस ऑफ मुगल सुजनिटी बाय द बीजापुर एंड द गोलकोंडा। इससे पहले इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं और ये पार्ट वाइज चल रहा है यहाँ पर। इससे पहले हमने इसमें अकबर जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो देखा था कि किस तरह से साउथ में, ये जो चैप्टर ये साउथ के बारे में, डेक्कन वाले एरिया के बारे में। तो डेक्कन में किस तरह से अकबर, जहांगीर, अब टाइम पीरियड आ रहा है शाहजहाँ का, शाहजहाँ ने कैसे लीड किया डेक्कन वाले एरिया में। अभी जहांगीर की भी डेथ हो चुकी है और जहांगीर के बाद अब थ्रोन पर आए हैं शाहजहां। देखिए, इससे पहले अगर आपको पूरा अच्छे से इसको डीपली समझना है ना, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले जो उसके 2 पार्ट्स है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो वहाँ पर जाके आप उनको देख सकते हो, तो आपको पूरा अच्छे से ये जो उसकी स्टोरी है ये समझ में आएगी। तो शाहजहां असेंडेड द थ्रोन इज 1628। ठीक है, अब शाहजहां बैठ चुके हैं गद्दी पे। हैविंग कमांडेड 2 एक्सपेडिशन टू द डेक्कन एज अ प्रिंस एंड स्पेंट अ कंसिडरेबल पीरियड इन द डेक्कन ड्यूरिंग हिज रिबेलियन अगेंस्ट द फादर। देखिए, इससे पहले तो जो ये शाहजहाँ थे, इनका भी ऐसा कोई नहीं है कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा पटती थी बनती थी, नहीं। इन्होंने भी पहले बहुत अपने फादर के साथ इनके बहुत रिबेलियन वगैरह चले हैं। उस दौरान ये डेक्कन वाले एरिया में भी इनके काफ़ी बार रिबेलियन हुए हैं। शाहजहाँ हैड अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सनल नॉलेज ऑफ द डेक्कन एंड इट्स पॉलिटिक्स। जहांगीर के टाइम पे भी जो शाहजहाँ है वो काफ़ी बार डेक्कन में आए थे, यहाँ पर जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं, तो इसलिए उनको काफ़ी अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था और एक पर्सनल नॉलेज भी थी डेक्कन और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में। Shahjahan's first concern as a ruler was to recover the territories in the Deccan which had been lost to the निज़ाम शाही रूलर। सबसे पहले तो देखो, जो शाहजहाँ है वो जो भी जो टेरिटरीज थी, मतलब जो वो खो चुके थे, उनको उसने वापस से रिकवर करने की कोशिश करी। फॉर द पर्पस ही डेप्यूटेड एन ओल्ड एक्सपीरियंस नोबल खाने जहान लोधी। इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने एक बहुत ही जो एक्सपीरियंस्ड नोबल थे खाने जहान, उनको बुलाया, खाने जहान लोधी को। खाने जहान लोधी फेल्ड इन द एंटरप्राइजेस एंड वॉज रिकॉल्ड टू द कोर्ट। अब यहाँ पर जो खाने जहान लोधी हैं वो हो गए फेल। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ही रिबेल्ड एंड ज्वाइन द निज़ाम शाह। अब देखो, तो शाहजहाँ ने करा क्या, शाहजहाँ ने निज़ाम शाह के खिलाफ लड़ने के लिए किसको अपॉइंट करा था, खाने जहां लोधी को। लेकिन खाने जहां लोधी कामयाब नहीं हो पाए, तो शाहजहाँ ने क्या करा, इनको वापस कोर्ट में बुला लिया, थोड़ा इनकी इंसल्ट वगैरह कर दी होगी। अब खाने जहां लोधी को ये बात लगी बहुत बुरी, उन्होंने क्या करा, वो जाके मिल गए निज़ाम शाह के साथ। ठीक है ना, कि भाई तुमने तो बेइज्जती कर दी मेरी शाहजहाँ, तो मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ जाके मिल जाऊंगा। हु डेप्यूटेड हिम टू एक्सपेल द मुगल फ्रॉम द रिमेनिंग पोजीशन ऑफ बैरार और बालाघाट। ठीक है, और निज़ाम शाह के साथ मिलकर इन्होंने क्या प्लानिंग करी कि हम मुगलों को हटा देंगे बैरार और बालाघाट दोनों से। गिविंग असylum टू अ लीडिंग मुगल नोबल इन दिस मैनर वॉज अ चैलेंज विच शाहजहाँ कुड नॉट इग्नोर। अब देखो, शाहजहाँ इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता था, जिसे मतलब अपना बड़ा खास और वो मान रहा था, वो जाके मिल गया दुश्मनों के साथ। ठीक है, वहाँ उसको असाइलम मिल गया। इट वॉज क्लियर दैट इवन आफ्टर मलिक अम्बर्स डेथ हिज पॉलिसी ऑफ रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइजिंग मुगल पोजीशन इन बैरार एंड बालाघाट वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय निज़ाम शाही रूलर। देखो, जब तक मलिक अंबर का टाइम था, जब तक तो कभी मुगलों को माना ही नहीं कि बैरार और बालाघाट उनका है। लेकिन उसकी डेथ के बाद भी जो निज़ाम शाही रूलर थे वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि मुगलों का जगह है ये बैरार और बालाघाट, नहीं मानने को तैयार थे वो। शाहजहाँ therefore came to the conclusion that there could be no peace for the Mughals in the Deccan as long as the Ahmednagar continue as the independent state। शाहजहाँ ने सोचा, मतलब उनको ऐसा लगता था कि देखो, जब तक डेक्कन में जो अहमदनगर वाला जो एरिया है, अगर तब तक वो मुगलों का नहीं होगा, वो मुगलों के कंट्रोल में नहीं आएगा, तो जब तक हम इंडिपेंडेंटली, हम मतलब ये पूरी तरह से जो अहमदनगर है, जब तक हम इसको इंडिपेंडेंटली रूल नहीं करते हैं, तब तक पूरे डेक्कन में पीस आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा। This was a major departure from the policy which had been followed by Akbar and Jahangir. However, Shah Jahan was keen to extend Mughal territories in the Deccan beyond what was absolutely necessary. देखो, शाहजहाँ चाहता ज़रूर था कि वो डेक्कन में अपने एरिया को बढ़ाए, लेकिन सिर्फ उतना जितना ज़रूरी है, उसने ये नहीं सोचा कि अननेसेसरी वो बढ़ाए जा रहा है, ऐसा नहीं। He therefore wrote to the Bijapur ruler offering to cede him roughly 1/3 of the Ahmednagar state if he would cooperate with the Mughal in the projected campaign against Ahmednagar। ठीक है, अब यहाँ पर शाहजहाँ ने क्या मदद मांगी, बीजापुर का जो रूलर था, ठीक है ना, बीजापुर के रूलर से शाहजहाँ ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो अहमदनगर को मतलब लूटने में या हम एनेक्स करने में, तो क्या करूँगा, उसका 1/3 पार्ट मैं तुम्हें भी दे दूंगा। बीजापुर के रूलर को इन्होंने ये इस तरह का लालच दिया। देयर वॉज अ शूड मूव ऑन द पार्ट ऑफ द शाहजहाँ टू आइसोलेट अहमदनगर डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्रीली। तो इस तरह से अहमदनगर को इन्होंने अलग करने की कोशिश करी, उसको आइसोलेट करना चाहा डिप्लोमेटिकली, ठीक है ना, और मिलिट्री का यूज तो चल ही रहा था। ही ऑल्सो सेंड फीलर्स टू द वेरियस मराठा सरदार टू ज्वाइन मुगल सर्विस। और साथ में शाहजहाँ ने बहुत सारे जो मराठा सरदार थे, उनको पता था कि मराठाओं की पावर बहुत ज़्यादा है डेक्कन वाले पार्ट में,
तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये मराठा सरदार है, मैं उनको भी अपनी मुगल सर्विस में जोड़ता, और उन्होंने ऐसा करा भी। उन्होंने जो मराठा सरदार है उनको भी अच्छे से अपनी साइड लिया और मुगल सर्विस में जोड़ लिया। एट फर्स्ट शाहजहाँ वॉज सक्सेसफुल इन हिज ओवरच्योर्स, ठीक है ना। तो इसलिए शुरुआत में जो शाहजहाँ है उसको इससे बहुत ज़्यादा सक्सेस में मिली। मलिक अंबर हैड डिफीटेड एंड किल्ड सम प्रोमिनेंट बीजापुरी नोबल्स ड्यूरिंग हिज कैंपेन। द आदिल शाह ऑल्सो वॉज स्मार्टिंग at the humiliation of the burning of Noraspur and annexation of Sholapur by Malik Ambar. He therefore accepted शाहजहाँ प्रपोजल। वही जगह जो आदिल शाह है ना, वो भी चाहता था, जो शोलापुर वो नेक्स्ट करना चाहता था, ठीक है, जो कभी मलिक अम्बर ने उसे छीन लिया था। तो यहाँ पर इसलिए उसने भी, आदिल शाह ने भी क्या करा, जो शाहजहाँ का प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड पोस्टेड एन आर्मी एट द निज़ाम शाही बॉर्डर, और अपनी जो आर्मी है भेज दी निज़ाम शाही बॉर्डर पे मुगलों के साथ कॉपरेट करने के लिए, कि मुगलों से बोल दे कि भाई हम आपके साथ है, जो करना है करो, निज़ाम शाही रूलर को मिलकर हराएंगे। अराउंड दिस टाइम जाधव राव, अब देखना ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, जाधव राव एक प्रोमिनेंट मराठा नॉवल था हु हैड डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ मुगल ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ जहांगीर बट हैड गॉन बैक टू द सर्विस ऑफ निजाम शाह। अब देखो स्टोरी समझो, जो ये जाधव राव था ये पहले किनका सगा था, ये जहांगीर का ही सगा था, मतलब मुगलों का सगा था ये, है ना, एक मराठा नॉवल था। और जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ, इसने मतलब जहांगीर की काफ़ी मदद करी, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो जहांगीर ने इसको वो चीज़ें नहीं दी जो ये चाहता था, मतलब जो इसने उम्मीद लगा रखी थी, तो इसीलिए ये वापस से किसकी सर्विस में चला गया, ये निज़ाम शाह की सर्विस में चला गया। वॉज ट्रेजियसली मर्डर्ड ऑन अ चार्ज ऑफ कॉन्स्पायरिंग विद मुगल, है ना। और यहाँ पर बाद में देखो इसकी ना डेथ भी हो जाती है, ये सोच के कि भाई इसने मुगलों के साथ क्या करा, धोखा करा। एज अ रिजल्ट शाहजी भोसले हु वॉज ए सन इन लॉ एंड द फादर ऑफ शिवाजी। अब देखो जाधव राव के सन इन लॉ कौन थे, शाहजी भोसले। अब ध्यान रखना इस स्टोरी को, जाधव राव जब तक मदद कर रहा था मुगलों की, लेकिन मुगलों से उसको वो फायदा नहीं लगा, तो वो वापस किसकी सर्विस में चला गया, निजाम शाह की सर्विस में चला गया। ये देखते हुए क्या कर दिया, मुगलों ने इनकी हत्या करवा दी जाधव राव की, कि ये जाकर दुश्मनों से मिल गया। अब जो जाधव राव का सन इन लॉ था शाहजी भोसले, ठीक है, जो फादर थे किसके, शिवाजी के, डिफेक्टेड टू द मुगल साइड अलॉन्ग विद इज रिलेशन, शाहजहाँ अकॉर्डेड हिम अ मनसब ऑफ 5000। तो जो शाहजी भोसले थे ये भी पहले किसके लिए काम कर रहे थे, पहले मुगलों के लिए काम करते। जितने भी मराठा सरदार हैं एक ना एक टाइम पे उन्होंने मुगलों के लिए काम करा है, और इनको अच्छी खासी मनसब भी मिली हुई थी 5000 की, और जागीर मिली हुई थी पूना की। ध्यान रखना, शाहजी जो भोसले हैं, जो शिवाजी के पिताजी थे, वो पहले मुगलों के साइड थे, और यहाँ पर इनको 5000 की मनसब मिली हुई थी और पूना की जागीर मिली हुई थी। अ नंबर ऑफ अदर प्रोमिनेंट सरदार ऑल्सो ज्वाइन शाहजहाँ, और इस तरह से जो दूसरे मराठा सरदार थे उन्होंने भी शाहजहाँ को ज्वाइन किया हुआ था। इन 1629 शाहजहाँ डेप्यूटेड लार्ज आर्मीज अगेंस्ट अहमदनगर। अब 1629 में शाहजहाँ अपनी एक बड़ी सी आर्मी को लेकर चल दी अहमदनगर कि भैया फौज तो बहुत बन गई, अब बारी है अटैक की। एंड वन ऑफ दैम टू ऑपरेट इन द वेस्ट इन बालाघाट रीजन, और दूसरी कहाँ खड़ी कर दी, बालाघाट रीजन में। अदर इन द ईस्ट इन द तेलंगाना रीजन, मतलब पूरा घेर के खड़े हुए हैं चारों तरफ से। द एम्परर हिमसेल्फ मूव टू बुरहानपुर, और खुद कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए बुरहानपुर टू कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स। अंडर रेंटलेस प्रेशर लार्ज पार्ट ऑफ द अहमदनगर स्टेट वर ब्रॉट अंडर मुगल ऑक्यूपेशन, और ज़्यादा बिना किसी उसके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए हुए जो एक अच्छा खासा पार्ट था अहमदनगर स्टेट का, वो किसके हाथों पहुंच गया, वो मुगलों के हाथों पहुंच गया। ओके, one of the last outpost of the kingdom, Perinda, was be seized. The Nizam Shah now sent a petitious appeal to the Adil Shah. अब जो निज़ाम शाह थे उन्होंने एक अपील भेजी किसको, आदिल शाह को, stating the most of the kingdom was under Mughal occupation. If Parinda fell, it would mean the end of the Nizam. कि अगर ये बस ये लास्ट बचा है, अगर ये भी मुगलों के हाथ में पहुंच गया तो निज़ाम शाही डायनेस्टी की वजह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आफ्टर विच ही वॉन्ट वुड कम द टर्न ऑफ बीजापुर। उसने कहा कि बीजापुर वालों का जो रूलर था ये आदिल शाह, इससे कहा कि अभी तो तुम मुगलों की मदद कर रहे हो, बीजापुर का रूलर कौन था, आदिल शाह। तो निज़ाम शाह ने क्या कहा कि अभी तो तुम मुगलों की मदद कर रहे हो, लेकिन जैसे ही मेरी डायनेस्टी खत्म होगी, निज़ाम शाही डायनेस्टी खत्म होगी, अगला नंबर भैया तुम्हारा ही है, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप एट द बीजापुर कोर्ट हैज बिन अनईजी एट द स्टडी मुगल एडवांस इन अहमदनगर। इनफैक्ट द बीजापुरी फोर्सेज एट द बॉर्डर हैव मर्सिलेसली वॉच्ड दिस सिचुएशन टेकिंग नो एक्टिव पार्ट इन द मुगल ऑपरेशन। अब भैया इसका फर्क पड़ गया, इन्होंने मुगल ऑपरेशंस में बस ये खड़े हुए देखते रहे, बीजापुर की फोर्सेज ने मदद ही नहीं करी मुगलों की। द मुगल ऑन देयर पार्ट ही रिफ्यूज टू हैंड ओवर टू द आदिल शाह द एरिया अलॉटेड टू हिम अंडर द एग्रीमेंट। इसीलिए मुगलों ने अहमदनगर को जीतने के बाद भी आदिल शाह को वो पार्ट दिया ही नहीं जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, क्योंकि आपकी जो फोर्सेज उन्होंने हमारी मदद तो करी नहीं, तो कैसा पार्ट चाहिए। As a result, Adil Shah made a somersault and decided to help the Nizam Shah, who agreed to return Sholapur to him. इसीलिए अब क्या हुआ, फिर पलटी मारी आदिल शाह ने। आदिल शाह ने कहा कि भाई इन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। वो किससे जाके मिल गए, निज़ाम शाह से जाके मिल गए, और निज़ाम शाह ने क्या कहा आदिल शाह से, अगर तुम मेरी मदद करते हो ना मुगलों के खिलाफ लड़ने में, तो मैं तुम्हें शोलापुर दे दूंगा। दिस टर्न इन द पॉलिटिकल सिचुएशन कंपेल्ड द मुगल्स टू
फतेह खान द सन ऑफ मलिक अंबर, ठीक है ना, जो फतेह खान है वो किसका बेटा था? मलिक अंबर का बेटा। लास्ट लेक्चर में खूब पढ़ा है मलिक अंबर के बारे में, जिसने नहीं देखा तो आप वहां जाके देख सकते हैं। हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड पेशवा बाय द निजाम शाह, तो मलिक अंबर के बेटे को फतेह खान को निजाम शाह ने क्या चूज कर लिया? पेशवा चूज कर लिया, ठीक है। और किस होप से कि भाई ये शाहजहाँ को क्या कराएगा? शाहजहाँ के साथ पीस करा देगा मेरा, ठीक है, शांति रखवाएगा थोड़ी। इंस्टीड फतेह खान ओपन सीक्रेट नेगोशिएशन विद शाहजहाँ, लेकिन ये फतेह खान और तेज निकला, ये अपनी अलग ही दाल गला रहा है शाहजहाँ के साथ, है ना, सीक्रेटली, जिसके बारे में निजाम शाह को भी नहीं पता है। और क्या कहा कि भाई निजाम शाह का कर देंगे मर्डर, मतलब जिस निजाम शाह ने बहुत ही उम्मीद के साथ और एकदम ट्रस्ट करके इसको अपना पेशवा बनाया कि ये एक पीसफुल ट्रीटी करा देगा मेरी शाहजहाँ के साथ, वहीं जो फतेह खान है उसने सीक्रेट नेगोशिएशन किया किसके साथ? शाहजहाँ के साथ। क्या प्लानिंग की? निजाम शाह के मर्डर की, और कर भी दिया मर्डर। उसके बाद एक पपेट बैठा दिया थ्रोन पर, मतलब अपने अकॉर्डिंग एक कोई भी बैठा दिया थ्रोन पर, और खुतबा रीड किया एंड स्ट्रक द सिक्का इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, और सिक्के भी चलाए इसने, ठीक है। फतेह खान ने फिर सिक्के भी चलाए मुगल एम्परर के नाम के। एज अ रिवॉर्ड फतेह खान वॉज टेकन इन मुगल सर्विस। अब भैया मुगल तो हो गए बहुत खुश कि ये तो फतेह खान तो बहुत अच्छा आदमी निकला, और फतेह खान को अपनी सर्विस में रख लिया, और जागीर दे दी, कहाँ की? पूना की दे दी, जो कि पहले किसको मिली हुई थी? शाहजी को मिली हुई थी, ठीक है। शाहजी से लेकर किसको दे दी जागीर? अब फतेह खान को दे दी। बात समझ आ रही है? शाहजी भोसले को से लेकर फतेह खान को दे दी। शाहजी भोसले किसके पिताजी है? शिवाजी के हैं। एज अ रिजल्ट शाहजी डिफेक्टेड फ्रॉम द मुगल साइड। अब ये बात शाहजी को तो अच्छी लगेगी नहीं कि भाई आपने जो जागीर मुझे दी है और मुझसे लेके फतेह खान को दे दी, तो उनको ये बहुत इंसल्टिंग लगा, ठीक है। और ये सब कब हुआ? 1632 में हुआ। आप समझ रहे हो कैसे काम चल रहा? ये सबसे बड़ी गलती थी मुगलों की। आफ्टर द सरेंडर ऑफ फतेह खान, शाहजहाँ अपॉइंटेड महाबत खान मुगल वाइस रॉय ऑफ द डेक्कन एंड रिटर्न टू आगरा। देखिए अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो फतेह खान है ये सरेंडर कर देता है। शाहजहाँ ने यहाँ पर जो महाबत खान है उसको मुगल वाइस रॉय यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया डेक्कन का, और वापस चले गए आगरा। महाबत खान फेस्ड विद द कंबाइंड अपोजिशन ऑफ बीजापुर एंड द लोकल निजाम शाही नौबस इंक्लूडिंग शाहजी। अब देख रहे हो, अभी शाहजी किसकी तरफ थे? मुगलों की तरफ थे, लेकिन अब महाबत खान को डिक्लेयर कर गई है, ठीक है। डेक्कन का जो गवर्नर है कौन? ये शाहजहाँ, ठीक है। अब महाबत खान तो हो गया मुगलों की तरफ, महाबत खान के सामने कौन कौन खड़ा है? बीजापुर का रूलर खड़ा है, निजाम शाही नौबस खड़े हैं, और अब शाहजी भी किसकी तरफ पहुंच गए? खिलाफ हो गए अब मुगलों के कि भाई मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मेरी पूना की जागीर कैसे छीनी। परिंदा सरेंडर टू बीजापुर। अब परिंदा किसके पास पहुंच गया? बीजापुर। बीजापुर मेड अ स्ट्रॉन्ग बिड फॉर द फोर्ट ऑफ दौलताबाद एज वेल। ये दौलताबाद का जो फोर्ट था ये इसके लिए भी लड़े, ऑफरिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू फतेह खान फॉर सरेंडरिंग द फोर्ट, ठीक है। यहाँ पर फतेह खान को एक बहुत बड़ा लार्ज सम मिला कि अगर तुम फोर्ट हमें दे देते हो तो ठीक है, तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। एल्स वेयर ऑल्सो द मुगल फाउंड इट डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन देयर पोजीशन। इसके साथ साथ मुगलों को बहुत ही मुश्किल हो रही थी अपनी जो पोजीशन है बचानी। It will thus be seen that Mughal and Bijapur were in reality engaged in a contest for dividing between themselves the prostrate body of Ahmednagar. Adil Shah sent a large army under Randola Khan and Murari Pandit for the surrender of Daulatabad for provising its garrison. ठीक है, तो दौलताबाद अपनी आर्मी किसने भेज दी? आदिल शाह ने भेज दी। किनके अंडर? रंडोला और जो मुरारी हैं उनके। शाहजी ऑल्सो वॉज इनरोल्ड इन बीजापुर सर्विस। जो शाहजी हैं वो भी बीजापुर की सर्विस में लग गए। देखो अब सब मुगलों के खिलाफ हो गए, है ना, तो शाहजी का भी मेन मकसद यही था बीजापुर की तरफ जाने का, क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ जाना चाहते थे, और उन्हें सारी सप्लाई काट दी। बट द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द बीजापुर फोर्सेज शाहजी वर नो अवेल, ठीक है। महाबत खान क्लोजली इन्वेस्टेड दौलताबाद। ये महाबत खान है जो मुगलों की साइड से था, ये दौलताबाद पहुंच गया, और इसने पूरी तरह से मतलब उनको फोर्सफुली जो गैरिसन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर जो निजाम शाह है, क्योंकि देखो मुगलों की आर्मी को छोटी मोटी आर्मी नहीं थी, तो निजाम शाह को यहाँ पर अब देखो जब वो हार गए तो उनको जेल भेज दिया गया ग्वालियर, और इस तरह से निजाम शाही डायनेस्टी का पूरी तरह से एंड हो गया, और जो बाकी छोटे छोटे रूलर्स थे वो अपने और काम में लग गए। हाउएवर इवन दिस डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग द मुगल। लेकिन देखो ये अब निजाम शाही डायनेस्टी का एंड हो गया, लेकिन इससे मुगलों की जो दिक्कतें हैं डेक्कन में वो सॉल्व नहीं हुई हैं। पहले मलिक अंबर ने परेशान किया, फिर शाहजी निजाम शाही के साथ मिल गए, उन्होंने परेशान किया। द आदिल शाह सेंट अ फोर्स ऑफ 7 to 8,000 हॉर्समैन टू एड शाहजी। अब शाहजी को सपोर्ट करने के लिए आदिल शाह ने 7 से 8,000 की जो हॉर्समैन थे उनको भेजा, और बहुत सारे जो निजाम शाही रूलर्स हैं, है ना, इंड्यूस्ड मैनी ऑफ द निजाम शाही नॉबल्स टू सरेंडर देयर फोर्स टू शाहजी। निजाम शाही जो नॉबल्स वहाँ पर उस एरिया में बचे थे उनको पूरी तरह से दबा दिया कि भाई जब जो कुछ बच रहा है वो आप शाहजी को दे दो। मैनी डिस्बैंडेड निजाम शाही सोल्जर जॉइन शाहजी हुज फोर्स स्वेल टू 20,000 हॉर्सेज। सो बहुत सारे जो निजाम शाही सोल्जर थे अब उन्होंने शाहजी को ज्वाइन कर लिया था। विद दीज ही हैरिस द मुगल एंड टू कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ अहमदनगर स्टेट। और अब देखो निजाम शाही डायनेस्टी को खुद खत्म करा, भाई अब ऐसा तो है नहीं निजाम शाही डायनेस्टी को खत्म कर दिया तो अब वहाँ पर कोई जिंदा ही नहीं बचा होगा, बहुत सारे लोग
फिर भी बच जाते थे और वो फिर मिल जाते थे अपने किसी ऐसे के साथ जो पहले से ही तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन है। तो यहाँ पर शाहजी मिल गए उन्हें, शाहजी के साथ टीम बना ली उन्होंने, और इस तरह से शाहजी के साथ टीम बना के जो निज़ाम शाही सोल्जर्स थे उन्होंने अहमदनगर स्टेट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जीत लिया। शाहजहां नाउ डिसाइडेड टू गिव पर्सनल अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द डेक्कन। शाहजहां ने सोचा अब मैं खुद जाके देखूंगा जो भी चल रहा है। He realized the crux of the situation was the attitude of Bijapur. He therefore deputed a large army to invade Bijapur. अभी बड़ी सी आर्मी को डिप्लॉय किया गया कि भाई जाओ इन्वेड करो, ठीक है। एंड ऑल्सो सेंड फीलर्स टू द आदिल शाह ऑफरिंग टू रिवाइव द अर्लियर अकॉर्ड ऑफ डिवाइडिंग द टेरिटरी ऑफ अहमदनगर। और उससे आदिल शाह से क्या कहा गया, आदिल शाह के साथ पहले एग्रीमेंट हुआ था ना कि भाई अहमदनगर को जीतेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे देंगे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, शाहजहां ने दिया नहीं, क्योंकि आदिल शाह ने उसके मिलिट्री जब ऑपरेशन चल रहा था वो पूरा वो लड़ाई वाला, उस पर उसका साथ नहीं दिया था। तो यहाँ पर शाहजहां ने कहा कि देखो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी जो ट्रीटी हम कर की थी हमने अहमदनगर को बांटने वाली, डिवाइड करने वाली, वो बिल्कुल ऐसी होगी। वो बीजापुर और जो ट्रीटी मतलब ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो बीजापुर है वो दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। बीजापुर नहीं, सॉरी, अहमदनगर को बीजापुर और मुगलों के बीच में बांट लिया जाएगा। इस बार ट्रीटी झूठी नहीं है। ये जो पॉलिसी है स्टिक एंड कैरेट, एडवांस ऑफ शाहजहां टू डेक्कन ब्रॉट अंडर अनदर चेंज इन बीजापुर पॉलिटिक्स। द लीडर ऑफ द एंटी मुगल ग्रुप इंक्लूडिंग मुरारी पंडित वर डिस्प्लेस्ड एंड किल्ड। यहाँ पर देखिए जो एंटी मुगल ग्रुप में जो मुरारी पंडित थे उनकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और एक न्यू ट्रीटी होती है अहदनामा वॉज एंटर्ड विद शाहजहां, ठीक है। शाहजहां एक नई ट्रीटी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी आदिल शाह एग्री टू रिकॉग्नाइज मुगल सुजनिटी। अब यहाँ पर देखो आदिल शाह फिर पलटी मारेगा, अब वो फिर मुगलों की तरफ आएगा कि ठीक है मैं आपकी मुगल सुजनिटी को मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, एंड टू पे इंडेमनिटी ऑफ 20 लाख ऑफ रुपीज नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ गोलकोंडा। और ठीक है हम यहाँ पे गोलकोंडा के अफेयर्स में भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, विच वॉज ब्रॉट अंडर मुगल प्रोटेक्शन, ठीक है। कि भाई ऐसा कहा गया कि मुगल प्रोटेक्शन में आता था गोलकोंडा, कि जो आदिल शाह है वो कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेगा। Any quarrel between Bijapur and Golconda was in the future to be referred to the Mughal emperor, है ना। अगर कोई गोलकोंडा को लेके बीजापुर और मुगल एम्पर के में कोई झगड़ा हो भी जाता है, किस तरह कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो मुगल एम्पर उसको बताएंगे मतलब क्या करना चाहिए। आदिल शाह एग्री टू कॉपरेट विद द मुगल इन रिड्यूसिंग शाहजी टू सबमिशन। अब आदिल शाह तैयार हो गया। इफ ही एग्री टू ज्वाइन बीजापुर सर्विस ही डिप्यूटेड हिम इन द साउथ। उन्होंने कहा कि जो शाहजी हैं वो उनको साउथ में कहीं भेज देंगे, काफ़ी ज़्यादा साउथ में जहाँ पर देखो मुगल नहीं पहुँच पाएंगे, है ना, और वो भी इधर ना आए नॉर्थ की तरफ, है ना, मुगलों के फ्रंटियर से दूर कर देंगे। क्योंकि देखो आदिल शाह की जो बीजापुर है वहीं पर ये शाहजी काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप शाहजी की चिंता मत कीजिए, हम उनको एकदम साउथ में भेज देंगे, मुगल फ्रंटियर से एकदम दूर। In return for these, territory worth about 20 lakh hunts, about 80 lakh rupees annually belonging to Ahmednagar was ceded to Bijapur. देखो इतना सारा पैसा किसके पास जाएगा, बीजापुर के पास जाएगा, आप समझ रहे हो। अहमदनगर से जो 20 लाख होंगे वो किसके पास जाएंगे, बीजापुर के पास जाएंगे। शाहजहां ऑल्सो सेंड टू आदिल शाह और सोलम फरमान इम्प्रेस्ड विद द मार्क ऑफ एम्परर्स पाल्म। इन्होंने एक फरमान भेजा जिसमें उन्होंने अपने हाथ की छाप लगा रखी थी, और उस टाइम पे इस हाथ की छाप का मतलब होता था कि मतलब एकदम पक्के वाला वादा हम उसे बोल सकते हैं कि जिसे हम वॉयलेट कर ही नहीं सकते हैं, जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। Shahjahan completed the settlement of the Deccan by entering into a treaty with Golconda as well. तो शाहजहां ने यहाँ पर अपनी जो ट्रीटी है उसको पूरा किया डेक्कन के साथ भी। द रूलर एग्रीड टू इंक्लूड द नेम ऑफ शाहजहां इन द खुतबा। जो खुतबा है उसमें शाहजहां का नाम लिखवाया गया, टू एक्सक्लूड द नेम ऑफ द ईरानियन एम्पर फ्रॉम इट, है ना, जो ईरानियन एम्पर है उनका नाम हटा के। कुतुब शाह वॉज टू बी लॉयल टू द एम्पर। तो जो कुतुब शाह थे काफ़ी लॉयल थे ये एम्पर के लिए। द एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ द 4 लाख टन्स विच गोलकोंडा वॉज प्रीवियसली पेइंग टू बीजापुर वॉज रीएमिटेड, है ना। जो अभी यहाँ से जो 4 लाख रुपए जो ये जा रहे थे वो अब क्या कर लिए, वो बीजापुर से मतलब बीजापुर को नहीं दिए जाएंगे वो। इंस्टीड इट वॉज रिक्वायर्ड टू पे 2 लाख एनुअली टू द मुगल एम्पर, बल्कि वो किसको भेजे जाएंगे, अब वो मुगल एम्पर को भेजे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुगल एम्पर अब क्या करेगा, इस रिटर्न में जो गोलकोंडा है उसको प्रोटेक्शन देगा। तो अब बीजापुर वाले देखो गोलकोंडा से उनको कोई मतलब नहीं रहा। अब जो ये है गोलकोंडा वो किसके पास पहुंच चुका है, वो मुगलों के पास पहुंच चुका है। हालांकि रूल उस पर कोई और ही कर रहा है, लेकिन उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ साफ ये था कि भाई हमारे पास तो पैसे आने चाहिए। द treaties of 1636 with Bijapur and Golconda were statesman-like, and in fact they enabled Shahjahan to realize the ultimate objective of Akbar. The suzerainty of the Mughal emperor was now accepted over the length and breadth of the country. अब देखो जो मुगल एम्पर की जो suzerainty थी वो काफ़ी हद तक पूरे देश में फैल चुकी थी। पीस था थोड़ा अब डेक्कन स्टेट्स के साथ, और यहाँ पर मुगलों की जितनी कोशिश थी बस साउथ तक बढ़ने की वो बस उतनी ही थी। अब उन्होंने ज़्यादा कोशिशें नहीं करी कि वो बहुत ज़्यादा डेक्कन के अंदर तक जाए, अपने टेरिटरीज को बढ़ाए। इन द डिकेड फॉलोइंग द ट्रीटीज ऑफ 1636 बीजापुर एंड गोलकोंडा ओवर रन द रिच एंड फर्टाइल कर्नाटका एरिया फ्रॉम कृष्णा
देखिए जिस टाइम पे ट्रीटीज़ वगैरह हो रही थी उस टाइम पे जो बीजापुर और गोलकोंडा था काफ़ी रिच और फर्टाइल पार्ट था कर्नाटका का, जो रिवर कृष्णा से ठीक है तंजोर या फिर उसके बाद तक भी जाता था। दिस एरिया वॉज रूल्ड ओवर बाय अ नंबर ऑफ पेटी प्रिंसिपैलिटीज़। तो ये ऐसा एरिया था जहाँ पर किसी एक हमने कहीं किसी एक डायनेस्टी का रूल रहा है, कोई एक ही रूलर रहा है, नहीं, बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी यहाँ पर आई हैं। मैनी ऑफ दैम, जैसे कि देखो मैनी ऑफ दैम नायक ऑफ तंजोर, ठीक है, जिंजी मदुराई ऑन नॉमिनल एलिजेंस टू द रॉयल एंड द फॉर्मर रूलर ऑफ द विजयनगर। अ सीरीज ऑफ कैंपेन वॉज कंडक्टेड बाय बीजापुर एंड गोलकोंडा अगेंस्ट दी स्टेट। तो बहुत सारे देखो ये जो एरिया है इसे बीजापुर ने भी बहुत बार क्लेम करने की कोशिश करी, ठीक है, गोलकोंडा ने भी बहुत बार क्लेम करने की कोशिश करी। विद द हेल्प ऑफ शाहजहां दे एग्री टू डिवाइड द टेरिटरीज एंड स्पॉइल्ड गेन बाय देयर आर्मीज इन प्रपोर्शन 2/3 टू बीजापुर एंड 1/3 टू गोलकोंडा। इस तरह से फिर देखो जो ये जगह है, ये फर्टाइल जो लैंड थी, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया कि भाई 2/3 पार्ट बीजापुर का और 1/3 पार्ट गोलकोंडा का। Despite frequent quarrel between the two, the task of conquest went ahead. In short span of time, territories of these two states were more than doubled and they reached the climax of their power and prosperities. है ना, तो काफ़ी फायदा पहुंचा इन सब चीज़ों ने इन्हें. If the rulers have been able to consolidate their hold over the areas they had conquered, the Deccan would have been a long era of peace. However, rapid expansion weakened whatever internal cohesion the state had. Ambitious nobles such as Sahaji, his son Shivaji in Bijapur, Mir Jumla, the leading nobles of the Golconda. देखो अगर यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई वैसा वाला रूलर नहीं आ रहा कि भी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोई एम्बिशियस नहीं है, तो उस टाइम के लिए पीस था। लेकिन बहुत सारे रूलर्स ऐसे आए जिन्होंने पूरी अफरा तफरी मचा दी। कुछ एम्बिशियस नॉबल थे जैसे कि हमने नाम पढ़ा शाहजी का, है ना, शिवाजी का, मीर जुमला का। तो इन्होंने ये इनके टाइम पे कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एक पीस वाला टाइम था। द मुगल टू फाउंड द बैलेंस ऑफ पावर इन द डेक्कन हैड बीन अपसेट एंड डिमांडेड फॉर अ पीस फॉर अ प्राइस फॉर देयर बेनिवलेंट न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द एक्सपेनिश्ड फेज ऑफ देयर स्टेट। यहाँ तक कि इन्होंने तो मुगलों का बिल्कुल जीना हराम कर दिया था, हम ये वाली बात कहेंगे। एंड दिस डेवलपमेंट केम टू हैड इन 1656 फॉलोइंग द डेथ ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड द अराइवल ऑफ औरंगजेब। और देखो ये चीज़ें देखो कब और ज़्यादा बढ़ेंगी जब मोहम्मद आदिल शाह की डेथ हो जाएगी और जब औरंगजेब है वो डेक्कन को मतलब वो डेक्कन का मुगल वाइसरॉय बन के ही बैठ जाएगा औरंगजेब। दिस डेवलपमेंट वुड बी डील विद इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर, जिसके लिए हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। आने वाले देखो अभी तक भी डेक्कन पे काफ़ी कंट्रोल हो चुका है मुगल का, लेकिन वो इसमें ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, हमने आपको रूलर बना दिया, गवर्नर बना दिया, आप करो बस, हमें तो रिवेन्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल हम कहते हैं जिम कर बैठ जाएगा एकदम, कि यहाँ पर कि भाई मुझे तो आपको सिर्फ अपनी अपनी चलाने वाली बात होगी ना, तो ऐसा करेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर उसके जो रिलेशन है ना वो काफ़ी हद तक बहुत ख़राब हो जाते हैं। वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे अलग सेपरेट चैप्टर में। या आप मुझे बताना कि यहाँ तक आपको ये कैसा लगा। जल्दी ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1 या 2 पार्ट में, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।